अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्तेमाम जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल वर्किंग भी हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर्सनालिटी से आपको बात कर रहे हैं उसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू है। वो एक अच्छे ज़मींदार भी हैं, अच्छे सोशल वर्कर भी है और पीपल्स पार्टी के एक बेहतरीन सियासतदानों में से एक है। हमारे राधन टाउन के टाउन चेयरमैन सरदार गुलाम दस्तगीर खान गोरड़ साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम चलेंगे अपने मेहमान की तरफ और करेंगे गुफ्तगू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भैया। सर थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो भी शख्स होता है या शख्सियत, उसका एक ख़ानदानी प्रोफाइल होता है, एक ख़ानदानी बैकग्राउंड होता है। तो हमारे नाजरीन, आपके चाहने वाले, आपका जो फैमिली ख़ानदानी जो बैकग्राउंड है या प्रोफाइल है वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल लिहाज से तो मेरे जो बड़े चचा थे जी हसन खान साहब जी, वो टाउन कमेटी के चेयरमैन 2 दफ़ा हुए यहाँ। 2 दफ़ा जी। हाँ, उसके बाद मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में। वो उस चेयरमैन वगैरह यहाँ किसी ओहदे पर नहीं पहुँच सके। और उसके बाद फिर मैं जब तालीम मुकम्मल की और फिर मैंने सियासत में कदम रखा, फिर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से अपने कैरियर का आगाज़ किया, सियासी कैरियर का। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो तहसील की सतह से एक ओहदे पर फायज़ हुआ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे अब मैं काम कर रहा हूँ। मैं दूसरी मरतबा यहाँ पर चेयरमैन बनता। अच्छा सर, वो पस गर्दी जो होती है आपकी, वो कहाँ से स्टार्ट थी? तो क्या राधन सिटी से थी या आप कहीं दूसरे शहर से माइग्रेट करके आए? हमारा जो अपना गांव है उसका नाम है कायम खान गोरड़। कायम खान गोरड़ जी। वो इस वक्त यूनियन काउंसिल सोजरो गोरड़ है, उसी का एक गांव है और तहसील मेहड़ में है। हमारी ज़मीनें जायदादें सब कुछ वहाँ पर हैं और यहाँ पर भी राधन शहर में। अच्छा सर, सियासत में आना आपकी ख्वाहिश थी या अपने ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने सियासत में कदम रखा? नहीं, कि हर जो इंसान है उसको एक जीन तो होता है। हाँ, पॉलिटिकल बिल्कुल। जो भी बाशऊर आदमी है, पढ़ा लिखा नौजवान, जब नौजवान कह सकते हैं जी। उस वक्त तालीम जब मुकम्मल की तो उस वक्त इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैंने LLB किया और अब मैं बार का भी मेंबर हूँ। अच्छा। हाँ। उसके बाद जब ख़ानदानी कुछ को बड़े चचा जो कबीले के भी बड़े थे, उनके इंतकाल के बाद फिर बाबा साईं हुए, उनके चचा साईं के बाद फिर मैं जो है वो सियासत में आ गया और बाबा साईं का हाथ बटाया। अभी रिसेंटली उनका भी इंतकाल हो गया है। अच्छा। तो मैं बस वो चचा साईं की वफ़ात के बाद वो फिर मैं सियासी एक्टिविटी में और फिर आया और फिर मैंने पीपल्स पार्टी की सियासत से आगाज़ किया। अच्छा सर, आप अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? अगर मैं सियासतदान ना होता तो एक लॉयर तो मैं अभी भी हूँ, यानी एडवोकेट जिसको कहते हैं, वकील तो मैं हूँ, फिर मैं वकालत ही करता। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि हर बंदा जो भी चीज़ स्टार्ट करता है लाइफ सर्व करने के लिए तो उसके कुछ ख्वाब होते हैं। अगर एक वकील पढ़ रहा होता है तो उसके पीछे उसके ख्वाब होते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो आपने सियासत को चूज़ किया कि मुझे सियासत करनी है, तो वो कौन सा ख्वाब सोचकर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि मुझे सियासत में यहाँ तक पहुँचना है? वो जैसे मैंने वकालत की बात की, वैसे तो मैंने CSS का भी अटैम्प्ट दिए थे। वो भी मुझे शौक़ था कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन कर लूँ। फिर वकील भी मैं बना। तो एक सियासत की कोई ख्वाहिशें तो यही हैं कि इंसान आगे बढ़े, अपना नाम और शोहरत हो, इज़्ज़त कमाए। क्योंकि सियासत एक ऐसा है शोबा है जिसमें आप सिर्फ खिदमत कर सकते हैं लोगों की और इज़्ज़त के लिए की जाती है सियासत। इसमें शोहरत भी है, इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ अल्लाह साईं ने दिया है। एक ख़ानदानी बैकग्राउंड भी है और लोगों की मोहब्बत है कि मुझे दूसरी मरतबा इस टाउन कमेटी, जो पुरानी टाउन कमेटी है जो यहाँ पर ये 60s में कायम हुई थी, इसके आगे भी अगर अल्लाह ने मौका दिया और पार्टी ने दिया तो इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करेंगे। जैसे कहा कि सियासत इबादत है, जी हाँ। आप सियासत को इबादत समझते हैं या कारोबार? क्योंकि आम एक मुहावरा हो गया है कि जो भी गरीब दोस्त हो एक दूसरे को अगर कहता है कि यार आप मेरे साथ सियासत ना करो, मीन्स मुझे धोखे में ना रखो, मुझसे झूठ ना बोलो, तो आप सियासत को कारोबार समझते हैं या इबादत? फैलाया गया है एक ये फ्रेज़ फैलाया गया है कि भाई पॉलिटिक्स जो है ना वो कारोबार है या झूठ है।
हकीकत में सियासत तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की। उन्होंने रियासत मदीना की बुनियाद रखी और उसके बाद खुलफाए राशिदीन भी थे, तो ये वो भी सियासत भी करते थे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हकीकी सियासत जो है वो लोगों की खिदमत है, इबादत है। मगर उसमें आज के दौर में बदकिस्मती से कुछ ऐसे अनासर भी सियासत में शामिल हो गए जिन्होंने इसको कारोबार का ज़रिया बनाया, जिसकी वजह से कहते हैं कि एक मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कई अनासर ऐसे हैं हमारी पॉलिटिक्स में, कई हैं ऐसे जो कि सियासत को अपना कारोबार समझते हैं, जो कि यहाँ पर आए इस गरज से हैं कि यहाँ से अपना कारोबार करें, तिजारत करें और लोगों को लूटें खसूटें। मगर मैं समझता हूँ कि जो मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है वो है कि सियासत इबादत है, सियासत खिदमत का नाम है और सियासत कमिटमेंट का नाम है। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह पीपल्स पार्टी से आपने बिलोंग किया, तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, क्या पीपल्स पार्टी ने वो लोगों को डिलीवर किया है जो उसे करना चाहिए? देखें ना जी, हम जिस मुल्क में रहते हैं वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यानी जिसको आप कहते हैं तीसरी दुनिया बिल्कुल। और हमको अल्लाह ताला ने जो असासे हैं वो बहुत हैं। बिल्कुल सही। हमें अल्लाह ताला ने मैदनियात से और दूसरी ऐसी चीज़ों से माला माल बनाया। हमारे पास मौसमें भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, पहाड़ भी हैं, बिल्कुल हर चीज़ है। मगर क्या है कि हम फिर भी उसी नुक्ते पर आते हैं कि हमारा नया मुल्क है, 75 साल हुए हैं। हालांकि दूसरे जो हमारे इसी दौर के मुल्क हैं वो हमसे आगे निकल चुके हैं, मगर क्या है कि हमारे यहाँ कुछ यहाँ के हालात हो गए कि आपको पता है कि 71 में हमारा मुल्क टूट गया, बिल्कुल। फिर नई जीरो से हमें स्टार्ट करना पड़ा, भुट्टो को फिर इस मुल्क को बिल्ड करना पड़ा, बिल्कुल। तो ऐसे और जो हमारा हमसाया है और उससे जो हमारी जंगें रहती हैं या जंगें की हुई हैं या एक एडवर्स सूरत हाल है एक, तो उस वजह से भी हमारे जो इक्तिसादी हालात हैं उसको कंबाइन करना एक बड़ी सी तो बहुत मुश्किल हालात हैं। इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पर आप देखते हैं कि तो इंटरवेंशन रहा, देखा आपने कि हमारे कायदीन शहीद हो गए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद, फिर पीपल्स पार्टी क्राइसिस में आ गई, उसके बाद बीबी को शहीद किया गया, फिर क्राइसिस में आ गई पीपल्स पार्टी। तो इसको एक ऐसा एक तसलसल रहा है जिसमें बहुत बड़ी रुकावटें और बहुत बड़े सदमात से गुजरना पड़ा है हमारी पार्टी को। उसके बावजूद एक यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। तो इसी वजह से तो लोग हमें तीसरी मरतबा, खास तौर पर सिंध के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को चाहते भी हैं, मोहब्बत करते हैं और फिर मुंतखब भी करते हैं। अच्छा सर, आपकी ज़िंदगी का एक दूसरा पार्ट भी है जो आपका ऐसे समझो लक्ष्य भी है, वकालत, जिसे आप कंटिन्यू करते भी आते जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स वकालत को क्यों चूज़ करता है और वकालत या वकील अल्फाज का जो मकसद होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा बताएं। मैं कोई वर्किंग वकील नहीं रहा हूँ जी, मगर क्योंकि एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं बार का मेंबर भी हूँ जी, इस वजह से वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें आप, ये पेशा भी है, आपका प्रोफेशन भी है, बिल्कुल। तो इसमें आप अपना सोसाइटी में एक स्टेटस भी बिल्ड कर सकते हैं अपना भी, और दूसरे लोगों के काम भी आ सकते हैं, गरीब आवाम के। और ये ऐसा शोबा है जिसमें आप पर कोई पाबंदी नहीं है, किसी चीज़ की कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल पाबंदी नहीं, कोई सोशल पाबंदी नहीं। ब्रेक का इशारा मिल रहा है, बातें कर रही है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। एएसपी दिन रात मेहनत करता है, ऑफिसर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा वाक़या आ गया, उसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको इसका मसला हल करना है। आप अपनी जान जोखिम में डालकर, आप सारी एफर्ट्स करके
हमारे पास शक में हम बंदा पकड़ के ला सकते हैं। अगर शक के बाद हमें मालूम हुआ कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने जहन में या अपने दिल से कहते हैं कि यार मुझे भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। वो मुश्किल ही होती है। ये मुश्किल इंसान को बड़ा फ़ायदा भी देती है। ये कि अब माशाल्लाह पुलिस अच्छा काम कर रही है हर जगह पे, लोगों में से रेस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है? मर्डर हुआ मिसाल के तौर पर, बिल्कुल, अपने वालिद का एक ही बेटा था। लोग इंटेलिजेंशिया लेकिन कातिल तो था। इस शहर के तमाम बड़े मेन एक्टिव क्रिमिनल पकड़े कि यार मुझे कुछ भी हो सकता है। ये बच्चा देखो, बंदा देखो, आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है, वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक बेहतरीन शख्सियत, ब्रिलियंट पर्सनालिटी, एक अच्छे सियासतदान, एक अच्छे ज़मींदार हो, एक अच्छे सोशल वर्कर, सरदार गुलाम दस्तगीर खान गोरन साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम अपने प्रोग्राम को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। जी सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि वकालत जो है एज अ पेशा है, एज अ प्रोफेशन मैंने नहीं अपनाया था। सही। मैंने जैसे बात की कि पॉलिटिक्स, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये भी फुल टाइम जॉब है। जी बिल्कुल। तो मैं वकालत को वो टाइम नहीं दे पाया या नहीं समझ, मैंने ये महसूस किया कि मैं शायद फिर अपने ओहदे से या अपना जो मेरा पॉलिटिकल कमिटमेंट है, शायद मैं उससे इंसाफ न कर पाऊँ। इस वजह से फिर मैंने वकालत को साइड पर रखा। एज अ बार मेंबर मैं वहाँ पर जाता भी रहता हूँ, दोस्तों से मुलाकातें रहती हैं, वकला से, अपनों से, उनकी जो ऐसे ऐसे फंक्शंस यहाँ होते हैं, सेरेमोनीज, उनमें शिरकत भी रहती है, उनके इलेक्शंस में भी हिस्सा लेते हैं। मगर एज अ वर्किंग जिसको आप कहते हैं लॉयर या लॉ प्रैक्टिस मैंने नहीं की। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो शोबा है वकालत का, इस शोबे को आप ऐसा टूल बनाकर इस लोगों की खिदमत कर सकते हैं कि क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितने गरीब लोग हैं, क्या महंगाई का ज़माना है। बिल्कुल। यहाँ पर लोगों के मसले मसाइल बहुत हैं। अगर आप उनके काम आ सकते हैं, अपना प्रोफेशन को भी जारी रख सकते हैं। किसी बड़े आदमी का अगर आप केस लेते हैं तो उनसे आप फीस तगड़ी भी ले सकते हैं, और अगर कोई गरीब हो तो आप उसका मुफ्त में केस लड़ सकते हैं। तो इस चलाकर एक बैलेंस भी होता है और अवाम पजीराई मिलती है, और खुदा की तरफ से एक सवाब का भी काम है। अगर आप उसको अच्छी तरह से और नेक अमल समझ कर नेक नियति से चलाएं तो ये बेहतर शोबा है। अच्छा सर, आप एक जमींदार बेहतर हैं या सियासतदान? आप किस में खुद को कंफर्टेबल समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मैंने शुरू से ही, बचपन से ही पॉलिटिक्स में जो आया हूँ, तो एज अ जमींदार मैं आपको नहीं कह सकता। जी, मैं उसमें तो मेरे दूसरे जो फैमिली मेंबर है, मेरा भाई है या मेरे कजन्स हैं, जमीनों को वो देखभाल करते हैं। तो मैं ज़्यादातर टाइम अपना सियासत, क्योंकि जो समझ सके, हाँ। मैं तो समझता हूँ कि मेरे हर हफ्ते में हर नेक्स्ट वीक मेरी इलेक्शन है। मैंने जब से सियासत शुरू की है, बिल्कुल, मैंने कभी नहीं महसूस किया कि 5 साल के बाद इलेक्शन होगी। जी जी। मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक मेरी पोलिंग स्टेशन होगी और लोग मेरा इम्तिहान और एहतसाब करेंगे। तो यही इसी को समझकर मैंने पॉलिटिक्स करता हूँ और सारा दिन अपना लोगों में रहना मुझे पसंद है। अच्छा सर, दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी पे बात हो रही है तो आसिफ अली जरदारी का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आप क्या समझते हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस हद तक संभाला? अब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में अल्फाज कम हैं और उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। जी जी। तो उनके लिए जाहिर है कोई इख्तलाफ राय भी हो सकती है किसी को, मगर मेरा अपना नुक्ता नज़र जो है, जितनी तालीम हासिल की है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में भी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैंने मुस्लिम हिस्ट्री में भी, तो मुसलमानों की हिस्ट्री के भी मुझे काफ़ी मालूमात है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये गुजारिश कर सकता हूँ, आपके गोशे नज़र रखता हूँ बात, कि आसिफ अली जरदारी साहब जब बीबी साहिबा की शहादत हुई तो उन्होंने एक नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे, यानी हमें पाकिस्तान चाहिए। क्योंकि कुछ नारे ऐसे लग रहे थे, ऐसे नारे, हम भी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो कुछ लोगों ने आके बताया जरदारी साहब को कि कुछ नौजवान हैं जो बहुत रो रहे हैं
बीबी का मातम कर रहे हैं बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यानी हाँ। न खपे सिंधी में हाँ, जिसको बिल्कुल। कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान। बीबी ने इस मुल्क के लिए जान दी, इस मुल्क पर अपनी जान निछावर की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क पर अपनी जान दी है। इस मुल्क की मिट्टी है, उनमें खून उनका शामिल है। तो इस मुल्क को अगर हमें, मेरे खून की भी जरूरत पड़ी, मेरे बेटे के खून की भी जरूरत पड़ी, तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? इसीलिए उन्होंने फिर मीडिया को बुलाया उसी वक्त और अपने नौजवानों को और सबको समझाया कि ये मुल्क हमें सबसे अजीज है। बीबी अजीम थी, बीबी का कोई नेमल बदल नहीं। हाँ, उसका और बीबी का किरदार हो अजीम था और बीबी की कुर्बानी भी अजीम है। उसका कोई नेमल बदल और उसका जोड़ मेल नहीं है, मगर उसके बावजूद हमें मुल्क सबसे प्यारा है। तो उन्होंने फिर नौजवानों को कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान खपे। और उस मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाला, नौजवानों की तरबियत की, उनको एक गाइडलाइन दी, उनको फ्यूचर का एक रोड मैप दिया और बताया कि इस मुल्क में अगर हमें जीना है तो कैसे जीना है। इस मुल्क में हमारी जो पॉलिटिक्स है वो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो इंतहा पसंदी से दूर है, जो लड़ाई झगड़े से दूर है। हम इस मुल्क में जो एक नया उन्होंने ट्रेंड शुरू किया कि मफाहमत की पॉलिटिक्स बिल्कुल चलाएंगे, हम जाती दुश्मनी पर नहीं जाते। अब ये दुश्मनी हम खत्म कर रहे हैं। तो उन्होंने वो सब एक नया रोड मैप दिया। और आसिफ अली जरदारी साहब का ही पीरियड था, उनको हालांकि कोई अक्सरियत नहीं थी मरकज़ में, बिल्कुल, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी कामयाबी से 5 साल चलाए और ऐसा एक बिल्कुल इकोनॉमिक सिस्टम दिया। उनके दौर में जो एक्सपोर्ट्स हुई वो भी रिकॉर्ड, उनके दौर में जो रुपये का रेट था वो भी रिकॉर्ड पर है। उनके दौर में जो तरक्याती काम हुए, जो 5 साल पहले 8 से 13 तक गवर्नमेंट थी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो उन्होंने दिया, उन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनकी। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने 18वीं तरमीम दी, उन्होंने NFC अवार्ड में तब्दीली की। उन्होंने इस मुल्क को जो 18वीं तरमीम है, आपको पता है उसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जो 18वीं तरमीम हुई है वो मेरे ख्याल में कम से कम 100 आर्टिकल्स में तरमीम है। यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने जो डिमांड थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली की, जो छोटे सूबों की डिमांड थी, बिल्कुल, जो हमारी थी, आपकी थी, इनके जो हमारे पिछली नस्लों की, यानी उस दौर की या इस दौर की डिमांड थी, उसके मुताबिक उन्होंने 18वीं तरमीम दी और इस मुल्क में सूबों को अख्तियारात दिए, खैबर पख्तूनख्वा को नाम दिया, उन्होंने CPEC की बुनियाद रखी, उन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म, यार बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो इस वजह से ये बड़ी खिदमत है। आपसे जो मवाद मिल रहा है तो मुझे नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना और इस्तेमाल दिन प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ MPA बैरिस्टर हालार मंजूर खान वसान साहब। आपने अपने ख्वाब, अपना लक्ष्य, वहाँ पे जो इशू अराइज हो रहे हैं वो आप उनकी बात करें, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कई लोगों के घर भी चले गए। ऐसे लीडर्स होने चाहिए, क्योंकि इतनी हद तक हमारे पाकिस्तान को बाहर मुल्क से फंड मिला था और ऊपर भी उससे बहुत कुछ मिलेगा, वो है हमारे की मैशत। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं। आज एक प्यारी शख्सियत के मालिक सरदार गुलाम दस्तगीर गोरड़ साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। अच्छा सर, बिलाल साहब की जो शख्सियत है, क्योंकि पहले भुट्टो साहब की उम्मीद भी था, दुनिया हमारा जो भी पाकिस्तान है, फिर मोहतरमा, फिर आसिफ अली जरदारी साहब, तो अब हम सब की उम्मीद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। तो आप क्या समझते हैं कि बिलाल साहब वो मोहतरमा वाला जो खाल है वो पूरा कर सकेगा? जैसे मैंने गुजारिश की कि खाल बीबी का पूरा करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। उस लिहाज से अगर आप बिलावल साहब की आप पर्सनैलिटी को देखें तो बिलावल साहब ने एक छोटी सी उम्र में जब उनको पार्टी की कमान मिली, जब उन्होंने एक यानी क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स शुरू की, चेयरमैन तो बचपन में बने थे, जब 2007 को जब बीबी की असैसिनेशन और शहादत हुई, तो जब उन्होंने बाकायदा अपना उनको लॉन्च किया गया और उन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की, तो उनमें एक लग रहा है, उनकी स्पीचेस में और उनके वीएन में एक झलक लग रही है
कि बीबी साहिबा ने उनकी तरबियत की थी। हाँ तो वो जो बीबी साहिबा के साथ उन्होंने ज़्यादातर वक्त उनके साथ गुजारा बचपन सारा, क्योंकि वो भी एग्जाइल में थी। बिल्कुल। तो जब वो पढ़ते थे तो बीबी साहिबा उस वक्त इनकी जवानी के दिनों में इक़्तिदार में कम रही, बिल्कुल। तो इनके यानी इनके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारा बिलावल साहब का, और उनको ट्रेन किया, तरबियत दी। तो मैं समझता हूँ कि बीबी साहिबा की जो तरबियत इनको मिली है, उनकी तरफ से जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज हुई है या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विजन हुई है, जी जी। तो वो उनमें एक बीबी का अक्स हमें नज़र आता है। सही। मगर उसके बावजूद अगर आप उनकी अपनी सलाहियतों पर गौर फरमाएं तो उन्होंने एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनकी जो अभी पूरी वर्ल्ड में जो उनको एक्लेम मिला है, जो उनको अप्रिसिएशन मिल रही बिल्कुल है, सही। तो मैं समझता हूँ कि वो भी बड़ी काबिल तारीफ है। जी जी। और जो अमेरिका में गए तो उनको बहुत उनके कांग्रेसमैन थे, हाँ, या उनके सेनेटर्स थे, हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई आप वाकई हमें बीबी बेनज़ीर साहबा के बेटे हैं, मगर आप में भी वो सलाहियतें हैं। अच्छा है, तो बिल्कुल। आज के मौजूदा जो हमारे इनके बिलावल साहब के जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस हैं, उनमें मैं समझता हूँ एक जज्बा है काम का, उनमें एक विजन है, बिल्कुल। उनमें उनका मुझे एक वर्ड याद है जो उन्होंने पहले दिन कहा था। 2018 का इलेक्शन पूरा हुआ और फर्स्ट सेशन हो रहा था, नेशनल असेंबली की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। जी जी। उन्होंने इमरान खान को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट। वाह। तो ये जो लफ्ज़ था हाँ और ये जो उनकी क्रिएशन थी लफ्ज़ की, तो उसने ऐसा तो मुझे ज़ाती तौर पर हाँ कि मैं सोचा कि ये एक यानी उन्होंने एक क्रिएट किया लफ्ज़, हाँ, यानी बिल्कुल। क्रिएटिव माइंडेड है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो है। ऐसे वैसे होता है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट जो नॉमिनेट होता है हाँ, ना, बिल्कुल। उसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, हाँ। और इन्होंने उसको कहा Select। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट। तो पीटीआई चेयरमैन जो है हाँ, हाँ। वो भी नहीं समझ सके कि क्या कहते हैं, और उन्होंने खुद डेस्क बजाई। वाह, अपने पर जो तंज हुई हाँ, उस तो पर भी उन्होंने खुद डेस्क बजाई। बीबी। तो ये ऐसी बातें होती हैं। और आप उनकी स्पीचेस देख लें, नेशनल असेंबली में देख लें, और जैसे मैं गुजारिश की कि इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरह से वो फेस करते हाँ, हैं, और बिल्कुल। अपना फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो एलेबोरेट करते हैं, जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी के नुकात जो हैं, जो अपनी नेशनल पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको जिस तरीके से वो करते हैं। यहाँ एक और मैं बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में जब वो गए थे अभी, सही। तो उसमें शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, और हिंदुस्तान शंघाई, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कॉन्फ्रेंस थी। तो जब वो वहाँ गए थे तो वहाँ से जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने इनको थ्रेट्स भेजे थे कि उन्होंने इनके सर पर इनाम रखा था, बिलावल साहब के सर पर, कि अगर वो हिंदुस्तान आए हाँ। तो इनके जो भी इनको कत्ल करेगा खुदा न खास्ता, तो उनको इतना इनाम दिया जाएगा। वो वहाँ के जो इंतहा पसंद कुव्वतें थी आरएसएस की और मुख्तलिफ, तो उसके बावजूद बिलावल साहब एक दिलेर माँ का और दिलेर बाप का बेटा है, और दिलेर नाना का नवासा वाह, है, बिल्कुल। और उसने उसी अपने खानदान को की हाँ, जो रवायत है उसको रवायत रिपीट को repeat किया। किया। हिंदुस्तान में गया, वहाँ पर अपने मुल्क का मौक़िफ़ पेश किया, बड़े ज़ोरदार तरीके से पेश किया, और हिंदुस्तान की इतनी जो कहते हैं वाइब्रेंट मीडिया हाँ, है, बिल्कुल। बड़ी वाइब्रेंट मीडिया को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उसको फेस किया, और अपने पाकिस्तान का मौक़िफ़ को बड़े, और कश्मीर के मौक़िफ़ को वहाँ उजागर किया। तो मैं समझता हूँ इस सारी चीज़ों को अगर मिलाकर देखें तो जाके हमें बिलावल साहब में नज़र आती हैं जो आगे इस मुल्क को लेकर चलेंगे। अच्छा सर, अब बात हो रही है इमरान खान न्याजी के ऊपर। अब क्या समझते हैं कि इमरान खान न्याजी की जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, वो क्या सियासत के लिए काबिल थी? और अब जो वो दावा कर रहा है कि मैं आऊँगा, मैं आई विल कम बैक, और एक ऐसे धमाके के साथ आऊँगा कि ये लोग सोच भी नहीं सकते, तो आप इस लफ्ज़ को किस निगाह से आप निहित करें? मैं आपको बता दूं एक बात, सियासतदान बनाए जाते हैं, लीडर्स पैदा होते हैं, पैदा होते हैं, बिल्कुल और कितनी भी सदियां गुजर जाएं, सदियों में लीडर पैदा होते बिल्कुल। हैं। इन्होंने अपने आप को, ये थे सियासतदान, जी जी। एक इनको बनाया गया, और ये खुद को फिर लीडर साबित करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे। सही। तो इसमें फंस गए। लीडर होने की कुछ और तकाजे हैं, सही। लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। मैं तो एक छोटी लेवल पर पॉलिटिक्स करता हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि इमरान खान को जिस सतह पर और जिस जगह पर उसको बिठाया गया, उसको उस पूरी कौम को लेकर चलना चाहिए था। वो तो अपोजिशन को हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। वो तो अपोजिशन को, हालांकि अपोजिशन के पास भी तो मैंडेट था। हाँ, बिल्कुल। ये जो पीडीएम की पूरी पार्टियां थी, उनके पास मैंडेट नहीं था क्या? इसके पास मैंडेट था। इसके पास अगर पूरे मुल्क का मैंडेट होता तो नो कॉन्फिडेंस कैसे कामयाब होता? इसका मतलब है कि वो एक आर्टिफिशियल मैंडेट था, और वो जाहिर हो गया। और इस आदमी को अपने तकब्बर, गुरूर
और इस मुल्क की आवाम की जो दिली ख्वाहिशात होती हैं उसको वो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो अवामी आदमी तो था ही नहीं, उसको एक बनाया गया, जिस किसी को चीज़ को बनाया जाए। हाँ, बिल्कुल। और वो अपने एक क्रिकेटर था, मैं उसको एक कहता हूँ कि एक अच्छा एंटरटेनर है, एक सेलिब्रिटी है। हाँ, तो एंटरटेनर को लोग, जैसे इधर कोई एंटरटेनर आ जाए आपके शहर में तो 50,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, जैसे हमारे कोई एंटरटेनर्स आते हैं, कोई कॉमेडियन आते हैं। अच्छा, क्या आने वाली इलेक्शन में सिंध में से इमरान खान को वो पजीराई मिलेगी जिसकी वो दावा कर रहा है? पहले भी नहीं मिली थी उनको कराची में। अच्छा। सिंध, इंटीरियर सिंध में तो बिल्कुल भी नहीं, मगर कराची में जो दी गई थी वो भी दिलाई गई थी, उनको मिली नहीं थी। अब तो फिर वो देने वाले ही उससे नाराज हैं, तो कैसे मिलेगी? अच्छा सर, राधन सिटी है जी प्लीज। राधन सिटी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे, वो हमारे चैनल के थ्रू अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सियासतदानों को कि भाई राधन सिटी के किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और आपने राधन सिटी में जो जो काम किए हैं वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी जी, राधन टाउन की एक मखसूस और महदूद बजट है जी जी, जिसमें हमारे यहाँ सैलरीज भी होती हैं, रोज़मर्रा के काम भी होते हैं। किसी को हैंड पंप चाहिए होता है, किसी को स्विंग मशीन चाहिए होती है, किसी का क्रॉस गली का ख़राब होता है, किसी को फाइनेंशियल एड की ज़रूरत होती है, किसी गरीब को जहेज़ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल सही। तो वो तो हम करते हैं बजट के हिसाब से, अपने उसी को करते हैं मैनेज। जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, जब लास्ट टेन्योर में था मैं चेयरमैन, तो उस दौर में मैंने 3 NITs की थी, जो कि सारे शहर में हमने फर्शबंदी की थी, CC ब्लॉक्स किए थे, तकरीबन सारे शहर के जो भी थे ये क्रॉस वो हमने नए किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाब हुए। उसके अलावा मुझे मज़दूर जो है ख़ास तौर पर, बिल्कुल मैं उसका जिक्र करूंगा। यहाँ पर मज़दूर हमारे साथ, मज़दूर गरीब हैं, उन्होंने कहा से हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी यूनियन बनी हुई है, उसके लिए हमें लेबर हॉल चाहिए। उनको टाउन कमेटी की तरफ से मैंने लेबर हॉल बना के, ज़बरदस्त लेबर हॉल बना के दिया। उसके अलावा यहाँ पर हर दूसरे महीने डीसिल्टिंग होती थी नालों की, और नालियों की होती थी, ये हम हर दूसरे महीने कराते थे। पूरे स्कूल्स में हमने वाटर कूलर जो है वो मुहैया कराए टाउन की तरफ से। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमने, ऐसे मुझे इस वक्त हो सकता है याद ना आते, मगर 3 NITs वो रिकॉर्ड था। ज़बरदस्त। अच्छा, अपोजिशन की, यहाँ के राधन के जो अपोजिशन है उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं कि राधन में हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, हमें ना रोड दिए जा रहे हैं, ना हमारा कोई मसला हल होता है, ना टाउन का जो भी व्यवसाय है वो भी हमें नहीं दिया जाता, हमें पगारें भी नहीं दी जाती, बहुत सारे उनके मसले। हाँ, थोड़ा इस चीज़ को क्लियर करें आप। वो ये है कि मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ यहाँ के हमारे जो MP हैं फयाज़ अली भुट्ट साहब, उनका जिक्र ना करना भी मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका अगर हम पर मोहब्बत और मेहरबानी ना होती तो शायद हम इतनी कामयाबी हासिल ना कर पाते। बिल्कुल, बड़ों को 3 दफ़ा उन्होंने मुखालफों को शिकस्त दी है। अच्छा। इस मेहर के कॉन्स्टिट्यूंसी में एज MP, और 3 दफ़ा हमने MNA की सीट भी यहाँ पर जीत ली है, तो उनकी भी मेहरबानियाँ हैं। उन्होंने यहाँ पर पूरे मार्केट में जो है वो जो पेवर ब्लॉक लगा हुआ है हमारे बाज़ारों में, वो सब उनका दिया हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम अभी नया जो है वो उनका दिया हुआ है। अच्छा। 10 करोड़ रुपए का। उसके अलावा 10 करोड़ रुपए उन्होंने अभी रोड के दिए हैं, जो वो राधन विलेज तक जाएगा। सही, ये मीरानी मोहल्ले से राधन विलेज तक वो जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कम्युनिटी सेंटर दिया था, हालांकि वो अभी थोड़ा सा क्योंकि मैं जब 3 साल पोजीशन से हट गया तो वो जो अफसरान के हाथ में आया तो उसकी थोड़ी हालत थोड़ी सही नहीं है, सही। उसको रेनोवेशन की जरूरत है। वो मैं एक जैसे ही हम, अच्छा, यही मैं बात करने वाला था कि राधन विलेज तक की उनका मसला था कि रोड वो एक ब्रिज जो है वो डैमेज हो गई थी, उसको हमने टेम्पररी तौर पर उसका रिपेयर कराया है, मगर वो भी इस स्कीम में नहीं, नया स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, वो भी नया बनेगा, वो भी नया स्ट्रक्चर बनेगा और पूरा रोड नया होगा। उसके अलावा हमने हॉस्पिटल के लिए भी अप्रूवल आ गया है, इंशाल्लाह वो भी हमें जल्दी हॉस्पिटल भी यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी 1-2 चीज़ें हैं जो रह गई हैं। SNE के लिए कहा था, आज स्कूल बना हुआ है, वो SNE नहीं हो पाई है। इंशाल्लाह अगर फयाज साहब दोबारा इंशाल्लाह जीत कर आएंगे तो वो हमें वो भी करवा कर दे देंगे। बंडल ऑफ थैंक्स सर, आपसे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन वक्त के साथ हम आगे नहीं निकल सकते, हमारा और वक्त का कॉम्बिनेशन होता है। लास्ट में आपकी तरफ से अपनी आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, अपने वोटर्स के लिए या हमारे पॉलिटिक्स के दोस्तों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते। मैं अपने नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, खासकर जो जहाँ तक मेरी आवाज़, मैं कहता हूँ कि तालीम पर आप तवज्जो दें, तालीम अपनाएं, सोशल मीडिया के पीछे मत भागें। सारा दिन आप सोशल मीडिया और फेसबुक पर अपना टाइम ज़ाया ज़रूर करें, मगर उसको भी पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। आप जो उस पर तालीमी जो आते हैं आपके लिए, नॉलेज की जो चीज़ें हैं, आप उनसे वो हासिल करें। तालीम पर तवज्जो दें और बर्दाश्त
अपने आप में डाल। टॉलरेंस, हमारी सिंध की जो धरती है ये सूफियों की धरती है। यहाँ पर एक दूसरे की रवादारा जो हमारे सदियों से चले आ रहे रवादारी, उसको आप अपने और उसको पनपने दें और एक दूसरे को बर्दाश्त करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएं और ख़ुद भी जो नौजवान हैं वो ख़ुद भी पहली जो प्रायोरिटी है वो तालीम दें और फिर इस मैदान में निकल आएँ जिसमें भी आप जाना चाहते हैं। वन ऑफ थैंक्स सर। वेलकम। नाज़रीन, हमें जो टाइम दिया गया था और आप जो सुनना चाहते थे वो हमने आप तक सुनाया। जो भी थी आपकी करंट इश्यूज़ की बातें थी, आज की पर्सनालिटी की जो भी लाइफ का स्टाइल था, जो भी चीज़ थी वो आपके सामने रख दिए। लास्ट में एक खूबसूरत शेर के साथ आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।